वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीएससी स्वीकिस के वीक नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास पैरेलल इनपुट आउटपुट के बारे में है। तो ये डेफिनेशन सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करनी है। व्हाट इज़ पैरेलल इनपुट आउटपुट? पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे अगर आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो पैरेलल कहलाता है। तो इसी तरह अगर मल्टीपल प्रोसेसेस और थ्रेड्स एक ही टाइम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो पैरेलल इनपुट आउटपुट कहलाता है। ये डेफिनेशन जो है वो सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ पैरेलल इनपुट आउटपुट इम्पॉर्टेंट? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब मल्टीपल काम एक टाइम पे होंगे तो वहाँ पे ऑपरेशंस जो हैं वो बॉटलनेक बन जाते हैं। तो इसलिए हम पैरेलल इनपुट आउटपुट को यूज़ करते हैं ताकि इनपुट आउटपुट की जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि पैरेलल इनपुट आउटपुट जो है वो वर्क किस तरह से करती है। तो इसकी वर्किंग के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ये वर्क किस तरह से करती है। तो पैरेलल इनपुट आउटपुट मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करती है ताकि डेटा जो है ना वो पैरेलल तौर पे रीड और राइट किया जा सके। मतलब एक ही टाइम पे डेटा को रीड भी किया जा सके और राइट भी किया जा सके। लेकिन ये काम होगा कैसे? इस काम को करने के लिए मल्टीपल डिस्क यूज़ होती हैं, मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस यूज़ होते हैं और कभी कभार इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। यानी कि इस तरीकाकार से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईओ बॉटलनेक के बारे में बताया गया है कि बॉटलनेक की कितनी रीजंस हैं और कौन कौन सी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बॉटलनेक की 3 रीजंस होती हैं और तीनों रीजंस ही आपने इस तरह पॉइंट्स के फॉर्म में लिखनी होती हैं। सबसे पहली रीज़न ये होती है कि सीपीयू की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट, यानी कि आईओ की निस्बत इसकी जो सीपीयू की स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ सीपीयू जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और नई एप्लीकेशन डोमेन जो है उसमें आईओ की डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बॉटलनेक क्रिएट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ चैलेंज वगैरह बताए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लार्ज पैरेलल मशीन जो होती हैं उसमें परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हर फेज़ में पैरेललिज्म को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें डेटा एक्सेस जो है वो एक ह्यूज चैलेंज बन चुका है क्योंकि डेटा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसके अलावा यूजेबल और एफिशिएंट और पोर्टेबल इंटरफेस के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू तो ये भी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में एक ही सिमुलेशन के अंदर 100 टीबी तक डेटा जो है वो स्टोर करवाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ इसके स्केलेबिलिटी लिमिटेशन वगैरह बताई गई है, यानी कि स्केलेबिलिटी के हवाले से देखें तो इनपुट आउटपुट की क्या लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। तो ये वाली स्लाइड भी सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मोस्ट इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स होते हैं वो सुपर कंप्यूटर के अदर पार्ट्स की निस्बत स्लो होते हैं और इसमें जो सैचुरेट का काम है यानी कि सैचुरेशन का काम है वो आप इजीली कर सकते हैं। और जब डेटा एक बार सैचुरेटेड हो जाता है तो इसकी स्केलिंग जो है वो स्टॉप हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्टर्स वगैरह बताए गए हैं जो कि आईओ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आईओ है यानी कि इनपुट आउटपुट है वो सिंपली डेटा माइग्रेशन है। डेटा माइग्रेशन का मतलब होता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, मूव करना। लेकिन मूव करना कहाँ पे है? डेटा मेमोरी से डिस्क की तरफ जाएगा, डिस्क से मेमोरी की तरफ आएगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान डेटा को माइग्रेट करवाना इनपुट आउटपुट का काम ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनपुट आउटपुट है वो सिंपली डेटा माइग्रेशन भी होती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि डेटा और मेमोरी के दरमियान जो इंटरेक्शंस वगैरह करवाने होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा ये है कि हाउ इज़ आईओ परफॉर्म्ड, यानी कि परफॉर्म किस तरह होगा। इसमें कुछ पैटर्न यूज़ होते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसर फाइल यूज़ होते हैं। इसके अलावा फाइल एक्सेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि ये परफॉर्म कहाँ पे होगा। तो इसको परफॉर्म करवाने के लिए भी इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटेशनल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा फाइल सिस्टम की भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह शामिल होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आईओ परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले ये बताया गया है कि वन साइज़ फिट्स ऑल, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है तो उसे आप तमाम प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकें, क्योंकि हर प्रॉब्लम जो है वो अलग होती है, हर प्रॉब्लम की नेचर अलग होती है। इसलिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही सोल्यूशन को तमाम प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकें। इसके अलावा जो मैनी इनपुट आउटपुट पैटर्न्स होते हैं वो कुछ पैरामीटर्स के रेंजेस में वर्क कर सकते हैं, मतलब कि अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो बॉटलनेक होते हैं वो एप्लीकेशन और फाइल सिस्टम के अंदर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपने परफॉर्मेंस को बेटर करना है, यानी कि परफॉर्मेंस आपने इंक्रीज़ करनी है, तो आप लेटेंसी को डिक्रीज़ करें और बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ करनी है और कौन सी डिक्रीज़ करनी है। तो इसमें बैंडविड्थ इंक्रीज़ करनी है और लेटेंसी को डिक्रीज़ करना है, फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सही हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल इनपुट आउटपुट और पैरेलल इनपुट आउटपुट के बारे में डिफरेंस बताया गया है। सीरियल का मतलब क्या होता है कि एक ही काम करना है एक टाइम पे, यानी कि पैरेलल का मतलब होता है एक टाइम पे मल्टीपल काम करना, लेकिन सीरियल का मतलब होता है एक वक्त पे सिर्फ एक ही काम करना। तो इसमें एक ही प्रोसेस होगा जो कि इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करेगा।
और इसमें डेटा एग्रीगेशन और डुप्लीकेशन होती है। इसके अलावा ये सिंगल इनपुट आउटपुट प्रोसेस तक लिमिटेड होता है। तो और ये सिंपल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा ये मैनेज करना भी आसान है, लेकिन इसमें स्केलेबिलिटी नहीं होती। यानी कि जब डेटा का साइज़ बढ़ जाएगा तो उसमें जो आपके पास टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर डेटा ज़्यादा होगा तो उसे प्रोसेस करने में डेटा को टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इस वजह से ये स्केलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल इनपुट आउटपुट के बारे में बताया गया है। पैरेलल के बारे में हमने पहले भी पिछली स्लाइड्स में देखा, पिछले लेक्चर्स में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल काम करना, और ये फाइल सिस्टम तक लिमिटेड होता है। इसके अलावा अगर लार्ज प्रोसेस के बारे में बात करें तो वहाँ पे वो स्केलेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बॉटलनेक का इशू आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे शेयर्ड फाइल है। शेयर्ड फाइल के कॉन्सेप्ट्स को हम पहले भी पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, मिड टर्म के सिलेबस में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि एक फ़ाइल होती है जो तमाम प्रोसेस के दरमियान शेयर की गई होती है, और जितने भी थ्रेड्स होते हैं, जितने प्रोसेस होते हैं, उस फाइल को एक्सेस करते हैं। और शेयर्ड फाइल में जो परफॉर्मेंस है ना, उसका जो फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि जो फाइल है उसमें तमाम चीज़ें किस तरह से अरेंज की गई है, मतलब कि लेआउट किस तरह से अरेंज किया गया है। उसके बाद परफॉर्मेंस मिटिगेशन स्ट्रेटजीज वगैरह बताई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले फ़ाइल पर प्रोसेसेस के हिसाब से बताया गया है कि जो परफॉर्मेंस मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस तरह से होंगी। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अगर तो फाइल पर प्रोसेसेस यूज़ हो रही हैं तो पहली स्ट्रेटजी ये होगी कि जितनी भी रिटन फाइल्स हैं उन्हें एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी कि जिधर काम रिटन वाला हो रहा है उन्हें वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए इसमें। इसके अलावा सिस्टम की लिमिटेशंस वगैरह को लिमिट में लेके आया जाए, आउटपुट को बफर किया जाए, ताकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकें। यानी कि ये चीज़ें हैं कुछ एमसीक्यूज़ के लिए, अगर आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ के लिए जो चीज़ें हैं वो इन स्लाइड में से कवर हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पे शेयर्ड फाइल इनपुट आउटपुट के हिसाब से बताया गया है कि सबसे पहले एक ही वक्त में फाइल को एक्सेस करने वाले जितने भी प्रोसेसेस होंगे उनकी तादाद को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, सिस्टम लिमिटेशन को लिमिट्स में लेके आ जाएगा। उसके बाद डेटा को कुछ सिलेक्टेड प्रोसेसेस के पास एग्रीगेट किया जाएगा। उसके बाद ये है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की तादाद कम करने के लिए स्ट्रैटेजिक डेटा को रीड और राइट किया जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के कवर करनी है। उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में कुछ टूल्स वगैरह बताए गए हैं, जिसमें पैरेलल फाइल सिस्टम में है, MPI/IO है, और इसके अलावा हाई लेवल लाइब्रेरीज वगैरह हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमेशा ही क्लियर नहीं होते, और इन टूल्स के दरमियान क्लोजिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। उसके बाद पैरेलल इनपुट आउटपुट टूल्स के बारे में बताया गया है, यानी कि इनका ब्रेकअप जो है वो किस तरह से होगा। जब इन्हें ब्रेक करेंगे तो वो किस सीक्वेंस में आ जाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन, उसके बाद हाई लेवल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। MPI/IO इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे 10 नहीं है, ये IO है, ठीक है, इनपुट आउटपुट। उसके बाद पैरेलल फाइल सिस्टम और स्टोरेज हार्डवेयर है। सबसे पहले यहाँ पे पैरेलल फाइल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ये हार्डवेयर को मैनेज करेगा, यानी कि हार्डवेयर की जो स्टोरेज होती है उसे मैनेज करेगा। इसके अलावा कंकरेंट और इंडिपेंडेंट एक्सेस को प्रोवाइड करता है। ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो फाइल आप नेटवर्क से डाउनलोड करेंगे वो बिल्कुल आपकी लोकल फाइल की तरह ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ये स्केलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लस्टर फाइल सिस्टम के बारे में कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, यानी कि एब्रीवेशंस वगैरह दी गई हैं। इन एब्रीवेशंस को आपने देख लेना, इनकी शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म में गिवन होती है और आपने इसकी फुल फॉर्म बतानी होती है। तो सिर्फ जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वही आपने प्रिपेयर करनी है। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं करवाई उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइपिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया है। स्ट्राइपिंग का मतलब होता है कि एक ही फाइल को मल्टीपल ओएसटी के अंदर स्टोर करना। उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज वगैरह भी होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि इसकी बैंडविड्थ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि अगर तो फाइल जो है वो एक्सेस करने के लिए अवेलेबल है तो उसकी बैंडविड्थ जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा ये है कि फ़ाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क का जो साइज़ है, यानी कि स्पेस है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि नेटवर्क ऑपरेशंस की वजह से जो ओवरहेड है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लस्टर के बारे में बताया गया है, यानी कि लस्टर फाइल सिस्टम यूज़र को ये फैसिलिटी देता है या फिर यूज़र को अलाउ करता है कि वो हर फाइल या डायरेक्टरी के लिए स्ट्राइपिंग पॉलिसी वगैरह को स्पेसिफाई कर सके। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल एंड लॉजिकल व्यू के बारे में बताया गया है कि 4 तरह के एप्लीकेशंस प्रोसेसेस होते हैं जो कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा को सिक्वेंशली, यानी कि लाइन की फॉर्म में स्टोर करवाती हैं शेयर्ड फाइल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे 4 ओएसटी यूज़ होते हैं और 1 MB टाइप का साइज़ होता है। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हैं, और जिधर मैंने नहीं लिखा कि ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए ही कवर करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि जो राइट ऑपरेशंस होते हैं वो स्ट्राइप अलाइंड नहीं होते, क्योंकि कुछ प्रोसेसर जो हैं वो डेटा को लिखने के लिए अदर प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये है कि कुछ स्ट्राइप जो होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर के ज़रिए एक्सेस की जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंगल राइटर परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बताया गया, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो 2 लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ओएसटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि आप ज़्यादा ओएसटी यूज़ करेंगे तो ये राइट परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं करेगी। इसके अलावा लस्टर जो है
उसमें पैरेललिज्म जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं होता, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इसके साइज़ वगैरह के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, और ये वाली जो स्लाइड्स हैं एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपने खुद भी रीड आउट कर लेना है, ताकि जितने भी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर सिंगल ओएसटी की बात करें तो उसमें 256 एमबी फाइल साइज़ हो सकता है, और परफॉर्मेंस जो होती है वो प्रोसेसेस तक लिमिटेड होती है, यानी कि ट्रांसफ़र साइज़ हो सकता है इसमें, इसके अलावा स्ट्राइप साइज़ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन भी दी गई है। ऑब्जर्वेशन ये है कि बेस्ट परफॉर्मेंस उस वक्त मिलती है जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और स्ट्राइप साइज़ जो है वो सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल एक साथ हो जाएँगे, साथ सेम हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे फाइल लेआउट के बारे में बताया गया है कि 1 एमबी स्ट्राइप जो है वो लेआउट में बेटर रिजल्ट नहीं देती, लोवेस्ट परफॉर्मेंस देती है। यानी कि अगर आपके पास 1 एमबी का स्ट्राइप साइज़ है और लेआउट 1 है तो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो लो हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास 32 एमबी स्ट्राइप साइज़ है और लेआउट 1 है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाईएस्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास 1 एमबी स्ट्राइप साइज़ है और लेआउट 2 यूज़ हो रहा है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे लेआउट 1 होता है तो परफॉर्मेंस लो होनी थी। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, ये यहाँ पे आपने कवर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे स्केलेबिलिटी के बारे में बताया गया है फाइल पर प्रोसेसेस के हिसाब से, कि अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस फाइल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो मेटा डेटा जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स को हिट करेगा, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे केस स्टडी बताई गई है, और केस स्टडी अगर इसके अलावा भी कोई स्लाइड हुई तो वो सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए ही कवर करनी है, क्योंकि इसमें साइज़ वगैरह की बातें बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ टाइम्स वगैरह बताए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे लस्टर के हिसाब से स्केलेबिलिटी वगैरह बताई गई है कि ये फाइल सिस्टम रिसोर्सेज में कंटेंशन को मिनिमाइज़ करती है। इसके अलावा एक प्रोसेसर जो है वो 1 या 2 ओएसटी तक एक्सेस होने चाहिए, इससे ज़्यादा जो है उसे एक्सेस नहीं मिलने चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ़ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि जो लेटेंसी होता है, लेटेंसी का मतलब होता है डिले, तो डिले को डिक्रीज़ करना और बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करना। उसके बाद समरी वगैरह बताई गई है कि सीरियल में क्या होगा कि ये स्केलेबल नहीं होता और सिंगल प्रोसेस तक ये लिमिटेड होता है, क्योंकि सीरियल में हमने बात की थी कि एक प्रोसेस ही एक काम परफॉर्म कर सकता है एक टाइम पे। और फाइल पर प्रोसेस में क्या होगा कि लिमिटेड होता है, या लार्ज प्रोसेस या लार्ज फाइल तक अगर डेटा जो है वो लार्ज है, प्रोसेस या फाइल लार्ज है तो वहाँ तक लिमिटेड होगा। इसके अलावा मेटा डेटा ऑपरेशंस होते हैं, फाइल सिस्टम कंटेंशंस होती हैं। और शेयर्ड फाइल में क्या होगा, यानी कि अगर एक फ़ाइल है और वो शेयर है तो वो लार्ज प्रोसेस तक लिमिटेड होती है बाय फाइल सिस्टम कंटेंशन। तो ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जो आपने कवर करनी है। उसके बाद हाई लेवल लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया गया है कि ये डोमेन के लिए अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्शन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, सेल्फ डिस्क्राइबिंग होती हैं, यानी कि इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ऐसी होती हैं कि अपने आप को डिस्क्राइब कर सकें। इसके अलावा इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करती है जो कि मिडलवेयर प्रोवाइड नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पे इसकी लाइब्रेरीज़ वगैरह बताई गई हैं, और ये दोनों स्लाइड्स आपने खुद एक बार पढ़ लेनी है ताकि एमसीक्यूज़ वगैरह यहाँ से कवर हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन्स मैंने हाईलाइट की हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिपेंडेंट एमपीआई इनपुट आउटपुट के लिए आप कौन से कॉल यूज़ करेंगे, यानी कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे, और कलेक्टिव एमपीआई के लिए कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे, ये एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जाता है। उसके बाद ये वाली स्लाइड मुझसे गलती से यहाँ ऐड हो गई है, तो इसलिए सिर्फ आपने एक बार इसे रीड आउट कर लेना है, ताकि अगर तो इसमें से कोई एमसीक्यूज़ बने तो आप अटेम्प्ट कर सकें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ बफर्ड इनपुट आउटपुट के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वगैरह बताए गए हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रीड एंड राइट ऑपरेशंस हैं, यानी कि स्मॉल हैं, तो उन्हें आप एक लार्जर ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके लिए आपको एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बफर के लिए आपको एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप बफर को बहुत फ्रिक्वेंटली फ्लश कर देंगे तो वो इसकी परफॉर्मेंस को हिट कर सकता है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को डैमेज कर सकता है। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे केस स्टडी के बारे में बताया गया है कि एक पोस्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो है वो 1 जीबी तक फ़ाइल को लिख सकती है। इसके अलावा ये है कि डेटा को कंप्लीट करने के लिए इसे 18 मिनट या फिर 1080 सेकंड लग सकते हैं। तो ये सिर्फ एमसीक्यूज़ की चीज़ें हैं जो आपने खुद पढ़ लेनी है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई गई हैं कि अगर स्मॉल फाइल्स हैं तो उन्हें सिंगल प्रोसेस के ज़रिए एक्सेस करने के लिए 1 एमबी या फिर 1 जीबी से कम डेटा लग सकता है, और मीडियम साइज़ की हैं तो 1 जीबी से ज़्यादा डेटा लगेगा, लेकिन अगर फ़ाइल लार्ज है तो 1 जीबी से कहीं ज़्यादा डेटा लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद इसके बारे में बताया गया है कि इसमें नंबर ऑफ़ फाइल्स जो होते हैं वो सिंगल डायरेक्टरी में लिमिट होनी चाहिए, यानी कि एक सिंगल डायरेक्टरी होनी चाहिए, और जितनी भी नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं वो उसमें सॉर्ट किए जाने चाहिए, ऑर्गेनाइज़ किए जाने चाहिए। इसके अलावा जितनी भी स्मॉल फाइल्स होती हैं उन्हें सिंगल ओएसटी में ही प्लेस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी दोबारा बताया गया है कि जो भी नंबर ऑफ़ फाइल्स होती हैं, यानी कि स्मॉल फाइल्स होती हैं, उन्हें सिंगल ओएसटी में रखें, और बार-बार फाइल्स को फ्रीक्वेंटली ओपन करने और क्लोज़ करने से अवॉइड करें। तो ये यहाँ पे इनपुट आउटपुट यानी कि आईओ के बारे में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह बताई गई हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।